भारत में इसे विश्व आदिवासी के दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी मूल निवासी हैं। भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड इस विषय पर क्या कहता है? केवल आदिवासी शब्द नाम दे करके जनजाति समाज को भ्रमित करने का प्रयास है। भारत का जनजाति जो शब्द है, क्या वो एक ही अवधारणा है या उसमें कुछ अंतर है? जिसका आदिवासी और मूल निवासी से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। तीनों का आपसी संबंध वो कैसा था प्राचीन भारत? जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो अंग्रेजों ने एक नाम दिया आदिवासी नाम। भारत के लोगों को विश्व मूल निवासी दिवस मनाना चाहिए। उन्होंने जाके संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बात रखी कि भारत में 14 करोड़ मूल निवासी रहते हैं। ये विश्व मूल निवासी दिवस वर्ल्ड इंडिजिनियस डे जो मनाने की बात आती है धीरे धीरे समाप्त होगी। 9 अगस्त एक ऐसी तारीख जब ये हम सबके सामने, हम सबके बीच ये तारीख आती है, तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास खास करके जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विश्व आदिवासी दिवस के नाम से इस तिथि को मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रमों के कई मंच सजाए जाते हैं। मंचों में भाषण होते हैं और कई तरह की बातें की जाती हैं। उन बातों में खास तौर पर यह कहा जाता है कि भारत के जो जनजाति समाज है, वही भारत के मूल निवासी हैं और बाकी जो समाज है, वो बाहर से आए हुए हैं। आखिर ये विश्व आदिवासी दिवस, विश्व मूल निवासी दिवस, 9 अगस्त की जो ये प्रथा है, 9 अगस्त की ये जो मंचीय कार्यक्रम होने की जो पूरी प्रथा, जो पूरी प्रणाली बनाई गई है, उसके पीछे की सोच क्या है? और क्या वास्तव में भारत का या भारत के जनजाति समाज का इस तिथि से कोई लेना-देना है? इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हम द नैरेटिव पर एक विशेष बातचीत, एक विशेष चर्चा लेकर आए हैं। और चर्चा भी किससे? चर्चा एक ऐसे व्यक्ति से जो न सिर्फ जनजाति विषयों के गहन जानकार, गहन अध्ययन करता है, बल्कि स्वयं जनजाति समाज से आते हैं। लंबा समय उन्होंने कानून के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में बिताया बतौर जज, और अब जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, उसके वरिष्ठ सलाहकार हैं और जो भारतीय आदिम जाति सेवा संघ है, उसके अध्यक्ष भी हैं। तो हमारे बीच मौजूद हैं प्रकाश उइके। प्रकाश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है द नैरेटिव पर। नमस्कार, नमस्कार। द नैरेटिव को जो देखते हैं, जो जानते हैं, उन्होंने पहले भी आपको देखा है, पढ़ा है, सुना है नैरेटिव के मंच पर। और आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिस विषय पे चर्चा बेहद आवश्यक है। और आवश्यक इसलिए कि भारत का जो युवा, खासकर जनजाति समाज का जो युवा, वो 9 अगस्त को लेकर उत्साहित रहता है। उसे नहीं पता कि 9 अगस्त के पीछे की सच्चाई क्या है। तो हम इन्हीं विषयों को, इन्हीं सारे बातों को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो 9 अगस्त है, ये हर साल विश्व मूल निवासी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? और भारत में इसे विश्व आदिवासी के दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने और मैं आपको बताना चाहूँगा 1983 से इसकी शुरुआत हुई थी और 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक निर्णय लिया कि इस देश में जितने भी वर्ल्ड में जो है मूल निवासी हैं, जो उस देश के रहने वाले हैं, उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, जैसे कि अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, तो वहाँ के जो मूल निवासी है उनको उनके कुछ अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि हमेशा औपनिवेशिक शासन काल रहने के कारण उनके भूमि है या उनकी रोजगार की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या, अनेक ऐसी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा था। तो ऐसे विश्व के ऐसे मूल निवासियों के लिए उन्होंने एक दिन तय किया और इसका नाम दिया वर्ल्ड इंडिजिनियस डे। इसकी शुरुआत हुई। बहरहाल भारत ने भी इस जो वर्ल्ड इंडिजिनियस डे इसमें हस्ताक्षर किए 2007 में और उन्होंने अपना रुख रखा कि जो वर्ल्ड इंडिजिनियस डे के अंतर्गत जो इंडिजिनियस की जो परिभाषा है, वो परिभाषा भारत के संदर्भ में फिट नहीं बैठती, क्योंकि उसका सीधा-सीधा ये कहना है कि जो उस क्षेत्र के मूल निवासी हो। भारत सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। भारतीय सरकार ये मानती है कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी मूल निवासी हैं और ऐसे मूल निवासियों के लिए दिन तय किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जो कि वहीं के मूल रूप से निवासी हो, जैसे अमेरिका के रेड इंडियंस हो गए
या ऑस्ट्रेलिया के जो वहाँ के मूल निवासी हो गए या न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हो गए, तो वो वहाँ के मूल निवासी है, और अंग्रेज जो औपनिवेशिक रूप से वहाँ पर पहुंचे थे वो बाहरवासी है। लेकिन भारत में इस तरह की कोई परिकल्पना नहीं है। भारत सरकार ने दस्तखत करते हुए अपना मत स्पष्ट किया कि हम मूल निवासियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील है, और हम चाहते हैं कि देश के जितने भी मूल निवासी उनको उनके हक, उनके अधिकार उनको मिलने चाहिए। लेकिन भारत में इस तरह की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस शर्त के साथ भारत में उसने हस्ताक्षर किए थे, और बाद में जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे देशों में 190 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए, इंडोनेशिया ने भी दस्तखत किए, लेकिन इंडोनेशिया ने भी जो मूल निवासी की जो परिभाषा, उस परिभाषा से जो है अपने देश में एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि मूल निवासी की परिभाषा इंडोनेशिया में भी के संदर्भ में भी फिट नहीं बैठती और भारत के संदर्भ में भी फिट नहीं बैठती। बहरहाल वर्ल्ड इंडिजिनस डे के नाम से ये चला, लेकिन भारत में कुछ तथाकथित लोगों ने इसको विश्व आदिवासी दिवस नाम दिया, क्योंकि आदिवासी थोड़ा सा मिलता जुलता लगा लोगों को, और जनजाति समाज जो है हमारे देश का बड़ा भोला भाला है, उसको लगा कि विश्व में हमारे लिए भी कोई दिन है, आदिवासी दिवस है, उत्सव प्रेमी है, उत्सव मूर्ति है, तो उन्होंने इसको उत्सव के रूप में मनाना शुरू कर दिया। लेकिन जनजातीय समाज की जानकारी में ये बिल्कुल नहीं है कि इसका उद्देश्य क्या है, वर्ल्ड इंडिजिनस डे क्या होता है, मूल निवासी दिवस क्या होता है। केवल आदिवासी शब्द से भ्रमित होके अधिकांश जो है जनजातीय समाज इसको मनाने लगा। कुछ तथाकथित रूप से कुछ संगठन, कुछ राजनीतिक दलों ने भी इसका समर्थन किया। वो उनकी अपनी राजनीतिक सोच थी। उनका सीधा सीधा ये मानना था कि 14 करोड़ लोगों को मूल निवासी बताओ और देश के शेष 125 करोड़ लोगों को जो है वो बाहरवासी बताओ, और इस तरह से एक नई कॉन्सेप्ट पैदा करने का प्रयास किया गया। तो कथाकथित रूप से समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को ये हो जाता है कि जो समाज को सही दिशा दिखाए, वर्ल्ड इंडिजिनस डे क्या है ये बताए, और विश्व आदिवासी दिवस नाम की कोई चीज नहीं है उनको ये बताए, और मूल निवासी दिवस से भारत का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भारत में निवास करने वाला हर व्यक्ति। वही मेरा अगला प्रश्न उसी में आ रहा था कि भारत में क्या मूल निवासी जैसी कोई अवधारणा है? भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड इस विषय पर क्या कहता है? ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय भारत ने अपना स्टैंड रखा। भारत के राजदूत और भारत के जो प्रतिनिधि उन्होंने उसमें हस्ताक्षर किए, और हस्ताक्षर इस शर्त के साथ किए कि भारत में रहने वाले सभी 125 करोड़ लोग निवासी है। जिस मूल निवासी की परिभाषा वर्ल्ड इंडिजिनियस डे के अंतर्गत इंडिजिनियस की जो परिभाषा संयुक्त राष्ट्र संघ बताता है, वैसी परिभाषा के अंतर्गत हमारे यहाँ का जनजातीय समाज नहीं आता, क्योंकि भारतीय संविधान में जनजातीय समाज को परिभाषित किया गया है और इंडिजिनियस को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा परिभाषित किया है। दोनों परिभाषाओं में जमीन आसमान का अंतर है। उनमें कहीं से कोई मेल नहीं होता है। केवल आदिवासी शब्द नाम दे करके जनजातीय समाज को भ्रमित करने का प्रयास किया। जिस तरह आपने बताया कि अमेरिका के या ऑस्ट्रेलिया के या कनाडा के जो इंडिजिनियस लोग थे, मूल निवासी थे, उनके लिए ये विषय प्रासंगिक है, लेकिन क्या भारत के लिए उतना प्रासंगिक नहीं है? आपने इस विषय को भी क्लियर किया। एक और बहुत बड़ा प्रश्न आता है जब मूल निवासी दिवस के बारे में हम चर्चा करते हैं, इसके मंची कार्यक्रमों को देखते हैं, तो क्या जो इंडिजिनस शब्द है, मूल निवासी शब्द है, और भारत का जनजाति जो शब्द है, क्या वो एक ही अवधारणा है या उसमें कुछ अंतर है? नहीं, इसमें बहुत अंतर है। मैं आपको दोबारा संविधान सभा की ओर ले जाना चाहूंगा। जिस समय संविधान सभा में बहस चल रही थी और आर्टिकल 342 लिखा जा रहा था, तो उस समय तत्कालीन जनजातीय नेता जयपाल सिंह मुंडा उन्होंने कहा था कि आदिवासी शब्द इसमें रखा जाए। आदिवासी का सीधा शाब्दिक अर्थ मूल निवासी से निकाला जाता है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर मैं आपको मूल निवासी शब्द से इंगित करता हूं तो मैं खुद बाहरवासी हो जाता हूं। जो संविधान लिखने के लिए प्रारूप समिति में बैठे वो खुद बाहरवासी हो जाते। तो इस तरह से एक कम्युनिटी विशेष को मूल निवासी कहना और बाकी सारे देश के लोगों को बाहरवासी या विदेशी कहना, ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। और इस आधार पर देश में आगे जाके बहुत सारी जो है लकीरें खिंच जाएंगी और ये परिभाषा फिट नहीं बैठती। इसलिए उन्होंने उसी समय नकार दिया था। 1948 संविधान सभा में ही जो शब्द अंगीकृत किया गया था वो अनुसूचित जनजाति शब्द अंगीकृत किया था। अनुसूचित इसलिए कि एक अनुसूची में जिन जिन जनजातियों का नाम है वो सभी अनुसूचित जनजाति है, और एक बड़ी परिभाषा के रूप में जनजाति शब्द को स्वीकार किया है, जो हमारे देश के जिनकी विशेष संस्कृति है, जो एक विशेष क्षेत्र विशेष में रहते हैं, जिनका अपना एक कम्युनिटी आइसोलेशन है। ये सारी विशेषताओं को देख के जनजाति जो है उसको परिभाषित किया गया।
इसकी परिभाषा स्पष्ट रूप से संविधान में दी गई है, जिसका आदिवासी और मूल निवासी से कोई दूर-दूर तक लेना देना नहीं। हमेशा ये कहा जाता है कि भारत के प्राचीन इतिहास को देखें, तो ग्राम में रहने वाले लोग, वन में रहने वाले लोग और नगर में रहने वाले लोग, वो सभी आपस में सह-अस्तित्व के साथ रहते थे। उनकी संस्कृति, कला, खान-पान, वेशभूषा, हर चीज़ एक-दूसरे के साथ मिलती थी और एक-दूसरे के साथ मिलकर ही वो आगे बढ़ते थे। तो ये जो संबंध था, जिसे हम कह देते हैं कि वनवासियों का संबंध ग्रामवासियों से, ग्रामवासी और वनवासियों का संबंध नगरवासियों से, तीनों का आपसी संबंध, वो कैसा था प्राचीन भारत में? देखिए, इसमें चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा, बात को लेके बहुत से नैरेटिव चलते हैं और बहुत बहस भी होती है कि क्या जनजाति है या आदिवासी है या वनवासी है। तो मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ, अंग्रेजों के आने से पूर्व, उपनिवेशिक काल से पूर्व जो है, हमारे देश में आदिवासी या मूल निवासी जैसी कोई परिकल्पना नहीं थी, ना ही ऐसा कोई नाम था। अंग्रेजों से पूर्व हमारे जितने भी पुराने ऐतिहासिक ग्रंथ मिलते हैं, चाहे कोई धार्मिक हमारा जो है ग्रंथ मिले या कोई ऐतिहासिक दस्तावेज मिले, उस सभी दस्तावेजों में वनवासी शब्द से संबोधित किया गया है, क्योंकि निवास क्या था। आप अगर नगर में रहते तो आप नगरवासी, गांव में रहते तो ग्रामवासी, और अगर वनों में रहते तो वनवासी। आज भी हम अगर किसी व्यक्ति का नाम लेते तो पूछते क्या वो रायपुर वाले हैं, क्या भोपाल वाले हैं, क्या बिलासपुर वाले, फला गांव वाले। तो निवास स्थान के आधार पर हमारा ऐसा संबोधन होता था, निवास के आधार पर वनवासी शब्द। जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो अंग्रेजों ने एक नाम दिया, आदिवासी नाम, क्योंकि वो उस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे थे कि उनका अमेरिका में उपनिवेश था, ऑस्ट्रेलिया में भी उपनिवेश था, तो उन्होंने उस हिसाब से उनको जो है आदिवासी नाम दिया। लेकिन देश आजाद होने के तत्काल बाद 1915 जब संविधान लागू हुआ तो नया नाम दिया गया अनुसूचित जनजाति। अब जो हमारे सांस्कृतिक परंपरागत रूप से अगर हम नाम देखें तो वनवासी शब्द हमारे लिए सांस्कृतिक रूप से परंपरागत रूप से वनवासी शब्द उपयोग आता था। संविधान की दृष्टि से देखें तो आज अनुसूचित जनजाति शब्द जो है हम उपयोग करते हैं, लेकिन अंग्रेजी कालखंड में जो 200 साल का अंग्रेजी कालखंड हुआ उसमें आदिवासी शब्द का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया और अंग्रेजों ने भी इसी शब्द से संबोधित किया। अब हमें समझना है कि हमें किस नाम से जाना जाए, वनवासी शब्द से जाना जाए, आदिवासी से जाना जाए जो अंग्रेजों ने दिया था, या अनुसूचित जनजाति जो संवैधानिक नाम। रही बात वनवासी और नगरवासी और ग्रामवासियों के बीच में संबंध की बात कही जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा है कि हम जीवन को 100 साल मान के 4 आश्रमों की बात करते हैं। जैसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम है, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम वानप्रस्थ और चौथा आश्रम संन्यास। यहाँ वानप्रस्थ की भी बात इसलिए कह रही है कि वनों में जाकर हमको पहले देना सीखना है, वहां की संस्कृति को सीखना है, किस तरह से संसाधनों का उपयोग करना ये सीखना, उसके बाद फिर वानप्रस्थ के 25 साल के बाद आपको संन्यास में आना है ताकि आप समाज को दे सके। तो वनवासी समाज के साथ भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा में नगरवासी समाज या ग्रामवासी समाज का एक तारतम्य है। अगर आप देख लिए कि राजकुमार राम वन में गए थे, लेकिन 14 साल वन में रहने के बाद वनवासी राम हुए, भगवान श्री राम। अगर वनों में नहीं जाते, तो वनों में अगर उनका जो है वहां के वनवासी समाज के साथ जो संपर्क स्थापित हुआ और जिस तरह से हम माता सबरी की बात करते हैं, जिस तरह से हम राजा निषाद की बात करते हैं, तो भारतीय परंपरा में वनवासी समाज के बगैर भारतीय समाज की परिकल्पना नहीं की जाती। चाहे आप शिक्षा के केंद्र के रूप में आप देख लीजिए, चाहे आप आयुर्वेदिक रूप से जो हमारे उस समय जो दवाइयां जो ली जाती थी, उन दवाइयों की पहचान भी हमारा वनवासी समाज करता था। तो हमारे देश में वनवासी समाज, नगरवासी समाज और ग्रामवासी समाज एक प्रागंड रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और दोनों एक दूसरे का एक ही सिक्के के दो पहलू है और एक दूसरे के साथ उनके संपर्क है। अंग्रेजी कालखंड में जो है अंग्रेजों की जो शोषण वाली नीति थी, उनने इन दोनों को अलग करने का प्रयास किया। उन्होंने नगरों का शोषण किया, उन्होंने ग्रामों का शोषण किया और बाद में उन्होंने जो है फॉरेस्ट पे के एक्ट 1865 में बना के वनों का भी शोषण करने का प्रयास किया और भारतीय जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे ताना बाना, उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। उस छिन्न भिन्न के तारतम्य में अब अभी के लोगों को ऐसा लगता है कि वनवासी समाज अलग है, नगरवासी समाज अलग है, ग्रामवासी समाज अलग है, जबकि ऐसा नहीं। आज भी अगर नगरवासी समाज बीमार होता है या कोई अगर औषधि अगर लाई जाती है तो आज भी वनों से ही वो औषधि प्राप्त होती है, चाहे औषधि के क्रम हो, चाहे शिक्षा के क्रम हो, चाहे संस्कृति के प्रचार प्रसार के क्रम हो। और यहाँ तक कहता हूँ कि भारत की अगर सांस्कृतिक आत्मा कहीं अगर जीवंत रूप से बसती है तो वो वनवासी समाज में जीवित है। नगरवासी समाज में उसके जो लक्षण है वो धूमिल हो चुके हैं,
लेकिन वनवासी समाज में आज भी वो जीवंत है। इसलिए अगर भारत की आत्मा को, उसकी संस्कृति को समझना है, तो हमको वन की ओर जाना पड़ेगा। ये वनवासी समाज नगरवासी और ग्रामवासी समाज के बीच में एक संबंध है। जी, बिल्कुल। एक मेरा प्रश्न ये है कि जब हम इतना सब कुछ सोच चुके हैं, समझ चुके हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं, अभी हमारी चर्चा में भी ये बात आ रही है, तो क्या जो आज का जो जनजातीय समाज है, जो युवा है, जो बढ़-चढ़कर विश्व मूल निवासी दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा बनता है, भागीदार बनता है, जो जानता भी नहीं कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उसके पीछे की शक्ति कैसी है? क्या भारत को या भारत के लोगों को विश्व मूल निवासी दिवस मनाना चाहिए? ये एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हमारा जनजातीय समाज हुआ पिछले 15-16 सालों से। वर्ल्ड इंडिजिनस डे को विश्व आदिवासी दिवस का नाम देके मनवाया जा रहा है। मैं यहाँ पे एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर 3 है, वो वर्ल्ड इंडिजिनस डे पे बिल्कुल स्पष्ट है। और चार्टर 3 ये बोलता है कि किसी भी देश के मूल निवासियों को सेल्फ डिटर्मिनेशन के अंतर्गत एक अलग देश बनाने तक की छूट होगी। यानी कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर वहां के मूल निवासी अपने अधिकारों की मांग करें तो एक अलग देश की भी मांग कर सकते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वर्ल्ड इंडिजिनस डे को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में भारत के युवाओं को इसलिए परोसा जा रहा है कि इसकी आड़ में अलग हिलिस्तान जैसे राज्यों की मांग की जा सके, हिलिस्तान के आड़ में अलग देशों की मांग की जा सके। आपने अभी पिछले दिन देखा, हमारे एक सांसद थे राजकुमार रोज, उन्होंने जाके संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बात रखी कि भारत में 14 करोड़ मूल निवासी रहते हैं, जबकि भारत सरकार का स्टैंड है कि भारत में रहने वाले सभी लोग मूल निवासी। इस तरह से जनजातीय समाज की एक अलग पहचान स्थापित करना विश्व में जाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, और केवल वनवासी और जनजातीय समाज को मूल निवासी बता के शेष लोगों के साथ लड़वाना, ये कहीं ना कहीं इनके राजनीतिक षड्यंत्र है या देश तोड़ने के षड्यंत्र है। और इस प्रकार से जो उसका जो अनुच्छेद 3 जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का, ये सीधे सीधे इसको मना करके कुल मिला के जो एक 14 करोड़ हमारा जो वनवासी जनजातीय समाज जिसने देश के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग दिया है, उसको एक अलग दिशा में ले जाके देश से तोड़ के अलग देश बनाने की मांग। 14 करोड़ लोगों का देश अलग होगा, 125 करोड़ लोगों का देश अलग होगा। ये वैसा ही दिखाई देता है जैसे कभी जिन्ना ने किया था। तो जो जनजातियों की जिन्ना बनना चाहते हैं जो कथाकथित नेता, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं कि इस तरह से समाज को गुमराह करना बंद। पहले हम देखते थे कि 9 अगस्त को जनजातीय समाज एक उत्साह से मनाता था। अभी आप कह रहे हैं कि वो नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ सालों पहले तक हम सोचते थे कि जनजातीय समाज के लिए अपना एक कोई दिवस होना चाहिए, एक कोई उत्सव होना चाहिए, एक कोई ऐसा विशेष दिन होना चाहिए जिसको वो उत्सव से, उल्लास से मना सके। और जो कि स्वाभाविक सी बात है कि एक कुछ बाहरी शक्तियों ने मिलकर उन्हें 9 अगस्त की तिथि दी, जिसमें उन्हें भ्रम के जाल में डाला, और उत्सव धर्मी समाज है जनजातीय समाज, वो उसे मनाने लगा। लेकिन जब से जनजातीय गौरव दिवस आया, तो क्या अब लगता है कि जनजातीय समाज के भीतर भी ये मनोदशा बदली है कि वो विश्व मूल निवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस को छोड़कर अब जनजातीय गौरव दिवस के लिए ज्यादा उत्साहित है, ज्यादा उत्सुक है, क्योंकि वो कनेक्ट कर पा रहे अपने भगवान से, अपने भगवान बिरसा मुंडा से, अपने सेनानियों से, अपने जो से, अपने पुरखों से। ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, निश्चित रूप से जब से भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा की है और बड़ी संख्या में जनजातीय गौरव दिवस हर जगह हर गांव में मनाया जाने लगा है। आप देखिए कि भारत सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में या पोस्टर में जो है एक ही महापुरुष ऐसे जनजातीय समाज के या पूरे हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनमें भगवान की संज्ञा केवल भगवान बिरसा मुंडा को दी गई है। उनकी आधिकारिक पोस्ट में भगवान बिरसा मुंडा शब्द दिया जाता है। तो एक बहुत बड़े गौरव की बात है जनजातीय समाज के लिए, देश के लिए, कि जनजातीय गौरव दिवस भारत सरकार ने हमको दिया है। और निश्चित रूप से समाज अब उस दिशा में विचार भी कर रहा है। समाज जनजातीय गौरव दिवस को ये मान के चला रहा है कि ये हमारे अपने लिए है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती उस दिन रहती है, और उस दिन न सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा को बल्कि जितने भी जनजातीय समाज के हमारे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में मुगलों के साथ युद्ध में, ये विदेशी शक्तियों के साथ युद्ध में अपने प्राणों को उत्सर्ग किया है। और कई ऐसे आंदोलन भी हुए जिसमें वनवासी समाज ने ही पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया है, अन्य समाज उसके साथ साथ उसके पीछे उस नेतृत्व में साथ में रहा है।
तो ऐसे हमारे सारे महापुरुषों के लिए जो जनजातीय गौरव दिवस जो है वो न सिर्फ जनजातीय के लिए बल्कि इस देश के लिए गौरव का दिवस है। और समाज अब उस दिशा में चल पड़ा है, समाज में धीरे धीरे जागरूकता आ रही है और समाज के जनप्रतिनिधि जिनका ये काम है, जिनकी ड्यूटी की समाज को ये बताने की हमको किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है, ऐसे युवाओं की ड्यूटी है कि वो इन सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि वर्ल्ड इंडिजिनियस डे क्या है, विश्व आदिवासी दिवस क्या है, जनजातीय गौरव दिवस क्या है। ये हमारे जनजातीय समाज तक इसका प्रचार प्रसार करे, इसकी बातचीत करे, इसकी चर्चा करे। और मुझे लगता है कि इस तरह की बातों की चर्चा होने से समाज समझेगा, समाज में जानकारी का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, समाज अनजाने में इस तरफ चल पड़ा है। लेकिन समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है अब इसमें बात करना शुरू कर चुके हैं, युवा इसमें बात करना शुरू कर चुके हैं और निश्चित ही एक दिन आएगा कि ये विश्व मूल निवासी दिवस या वर्ल्ड इंडिजिनियस डे जो मनाने की बात आती है धीरे धीरे समाप्त होगी और ये समाप्त होकर जो हमारा जनजातीय गौरव दिवस है उसमें बदलेगी। निश्चित रूप से वो समय शीघ्र ही आएगा। मुझे लगता है कि जनजातीय गौरव दिवस ना सिर्फ जनजातीय समाज के लिए बल्कि वो संपूर्ण भारतीय समाज के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी भी महापुरुष का बलिदान दिवस या उनकी जयंती को हम मनाते हैं। क्योंकि जनजातीय समाज ने ना सिर्फ किसी एक समाज के लिए लड़ाई लड़ी बल्कि उन्होंने अपने धर्म की रक्षा और मातृभूमि की रक्षा, मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए लड़ाई की। चाहे वो रानी दुर्गावती हो, रानी या हमारे भगवान बिरसा मुंडा हो, टटिया हो, सिद्धो कान्हो हो, फूलो झानो हो, वीर नारायण सिंह हो, गुंडाधुर हो, तमाम ऐसे अनगिनत जनजातीय क्रांतिकारी हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। लेकिन उन्होंने धर्म की रक्षा और मातृभूमि की रक्षा उसके लिए अंतिम समय तक लड़ाई लड़ते रहे और उन्हीं महापुरुषों को, उन्हीं वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देते हुए, उनका सम्मान करते हुए, जनजातीय समाज के गौरव का सम्मान करते हुए जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो जनजातीय समाज जिस तरह से 9 अगस्त के ट्रैप से, मैं अभी आपके शब्दों को, आपकी पूरी बातों को निकाल कर मैं एक क्रक्स निकालूं तो जनजातीय समाज 9 अगस्त की उस ट्रैप से निकल कर अब अपने गौरवशाली अतीत की ओर बढ़ रहा है और 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस का जो भ्रम है, उसका जो मायाजाल है वो टूट रहा है। और हमें आशा है कि हमारी इस चर्चा के बाद, आपके इस एक्सप्लेनेशन, इस पूरी व्याख्या के बाद जो आपने जिस तरीके से समझाया, बड़ी संख्या में लोग इस 9 अगस्त के ट्रैप को समझेंगे, 9 अगस्त के मायाजाल को समझेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपने समय दिया द नैरेटिव को और हम आशा करते हैं कि ऐसे ही विषयों पर जब भी हमें आवश्यकता होगी आप जरूर ऐसे ही अपने ज्ञान के साथ, अपने विश्लेषण के साथ और अपने एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे साथ जरूर मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।